अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा है। एक तरफ इमरान खान हैं जो कि जेल की सलाखों के पीछे मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ हैं जो कि पाकिस्तान 4 साल बाद खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद आ रहे हैं। पिछली बार जब इन्होंने जिला वतनी काटी थी एक बड़ी तवील मुद्दत के लिए, तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि जनरल मुशर्रफ ने उनको अपना दौरे हुकूमत पूरा नहीं करने दिया गया और उसके बाद ज़बरदस्ती एग्ज़ाइल में भेज दिया गया। लेकिन इस बार चूंकि मामला कुछ यूं है कि खुद ही अपने इलाज की गर्ज से बाकायदा कल अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो अब से 24 घंटे बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या होंगी, सियासी मंजरनामे पर किस हद तक भूचाल आ चुका होगा, मियां साहब किस हद तक अपने डिजेक्टेड और अफसुर्दा खातिर और अजुर्दा खातिर वोटर्स को वापस चार्ज अप करने में कामयाब हो पाए, इस हद तक इनकी असेसमेंट दुरुस्त थी। एक तरफ पाकिस्तान की ऑब्वियसली लोकल पॉलिटिक्स है, मौजूदा जो हमारा सियासी ढांचा है बेचारा कमज़ोर सा लड़खड़ाता हुआ, एक तरफ तो वो है। दूसरी तरफ आलमी सतह पर भी एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। पैलेस्टाइन पर इजराइल की जारहियत और तशद्दुद जारी है। वैसे तो ये कई दहाइयों से जारी है, लेकिन अब चूंकि अल्लाह की मदद से और अपनी क़ुव्वत ईमानी से पैलेस्टाइन ने हिट बैक किया है, रिजेंट किया है और हर तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है इजराइल को कि अगर आप हम पर जुल्म करेंगे, अगर आप हमारी औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, जवानों पर यूं तशद्दुद करेंगे तो डेफिनेटली हम भी फिर सच्चे मुसलमान हैं और हम भी अपना एक जवाबी वार करेंगे। सो अब दिलचस्प नुक्ता यह है कि आलमी मीडिया हमें बहुत ही मगरमच्छ के आंसू रोता हुआ दिखाई देता है। इजराइल के हक में बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिसदाक पैलेस्टाइन को जालिम और मुतशद्दिद मुल्क बनाकर पेश किया जा रहा है। सो इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ भी जो मुकदमा है उसकी समाअत मुकर्रर हो गई है। क्या आने वाले इंतखाबात सूबाई सतह पर और वफाकी सतह पर इकट्ठे ही दिन होंगे या इसमें कोई और मामला देखने को मिलेगा? ये सारी सूरत हाल नाज़रीन जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान के मारूफ सियासी और दिफाई और हर तरह के तज्ज़िया निगार जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं आलमी मीडिया पर बशमूल इंडियन मीडिया, जनाब राजा फैसल साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, अगैन अ वेरी वेल नोन पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। पाकिस्तान की फ़ौज का आप हिस्सा रहे और अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से पाकिस्तानी कौम की हिफाजत पर मामूर होकर। तो आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर रहे हैं पाकिस्तान के। दोनों मौजूद मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि आप ज़रा दूर बैठे हैं तो आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। पहले ये बताइए कि मियाँ साहब अब वापस आ रहे हैं और वापस आने से पहले अभी तो जाहिर है कि हिफाजती ज़मानत ये भी एक इट्स अ फर्स्ट कि हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जा चुका हो अदालत की जानिब से, लेकिन फिर भी उनको एक हिफाजती ज़मानत मिल जाए और ये इजाज़त मिले कि वो जलसे जुलूस कर सकते हैं। तो आप इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं? और दूसरा फिर ये भी बताइए कि कुछ दिन कबल जब तक हिफाजती ज़मानत अप्रूव नहीं हुई थी और मियाँ साहब का प्रोग्राम ज़रा डामाडोल था, तो मियाँ साहब ने बड़ी शद्दोमत से साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद पर बड़ी टका कर तनकीद की थी और कहा था जी कि इनका एहतसाब होगा। तो इन दोनों चीज़ों को बताएं कि आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के मौजूदा सियासी तनाजुर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो आपने दूसरी बात की मैं उसका जवाब पहले दे देता हूँ कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने अपना एक वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की लंदन से बैठ के अगेंस्ट दी प्रीवियस मिलिट्री लीडरशिप ऑफ जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद। लेकिन और हमने देखा कि ये तो फिर वही अपना वो महाजराई वाली जो मामला था उस तरफ ये दोबारा जाना चाहते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान एक बड़ा भरपूर रिएक्शन आया मीडिया में, सब लोगों ने कहा जनाब वो अपना दौर खत्म हो गया, अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो फिर ये इस तरह के नैरेटिव अब दोबारा नहीं चलेंगे। और मेरा ख्याल है कोई एस्टैब्लिशमेंट ने भी जरूर उनको कोई मैसेज दिया होगा, जिस तरह अगर आपको याद हो
कि शहबाज शरीफ साहब भाग के नहीं बल्कि जहाज उड़ के गए थे विद इन 24 आवर्स, जी, और जी। उसके बाद एकदम उनका बयानिया जो है वो चेंज हो गया था और लगता है कि अभी वो कूल डाउन हो गया। उनको जो सेम जिम्मेदार लोग हैं इन दी PMLN टॉप लीडरशिप, उन्होंने समझाएगा कि मियां साहब आप ये अगर आगे आपने चलना है तो ये ना हो कि फिर थर्ड टाइम जो है फिर आप पाकिस्तान से जा रहे हो, फिर 5 साल बाद किसी महल में रह रहे हो और फिर उसके बाद वापस आ रहे हो, तो और जी, हैट्रिक जी। आपकी मुकम्मल ना हो जाए। तो बेहतर है कि अब जो आप आ रहे हैं तो जरा कूल डाउन और मुफाहमत के साथ चले, खासकर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो मेरा ख्याल है वो तो चेंज हो गया, लेकिन अभी देखना है कि नवाज शरीफ साहब आगे जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है, इफ हिज पार्टी विन्स देन ही रियली मेक्स इट टू बी प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उनका क्या एटीट्यूड होता है मतलब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, वो बिल्कुल रिकंसिलिएशन के साथ चलते हैं या उनके अंदर फिर भी वो महाजराई वाले जो जर्म्स हैं जो थोड़ी देर बाद फिर उठ खड़े होते हैं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि देखिए वो अगर आपको याद हो उनके एक दो वजीर हैं, मैं डिलिबरेटली उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तो टीवी पे बैठ के क्लियरली कहा था कि जनाब एवरीथिंग इज टाइड अप, ठीक है ना जी। Yes. तो लिहाजा मुझे तो एक सेकंड भी कभी कोई इस तरह की नई बात ज़हन में आई कि जनाब वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा जब वो लैंड करेंगे, फिर क्या होगा। जिस वक्त लास्ट टाइम वो आए थे तो आपको पता है कि उन्होंने खुद सीधा वो जेल में चले गए थे, ये 2018 की बात जो है। तो वो टाइम 2018 वो टाइम ट्राइंग टू से कि अदलिया ने, देखिए अदलिया जो फैसले करती है उसकी जिम्मेदारी, उसका बोझ वो उठाएंगे। हम सही। पाकिस्तानी जो हैं वी हैव फर्म बिलीव कि हमारी अदलिया जो है वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अगर कहीं पे कोई कटिंग कॉर्नर्स होता है तो फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल। हैविंग सेड दैट, अब ये बात तो क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब इज कमिंग बैक टुमारो, लेकिन उनको आप क्रेडिट दें, उनको आप क्रेडिट दें। जिस अभी आपने भी जिक्र किया, पहली मरतबा वो एग्जाइल में गए, हालांकि वो तियारा केस में कन्विक्टेड थे और 1 साल तो अटक किले में रहे, कि वो गए, एक लग्जूरियस लाइफ उन्होंने गुजारी 6-7 साल सुरूर पैलेस में। उसके बाद जब एनआरओ हुआ 2007 में तो फिर एंड में वो वापस आ गए, ठीक है जी। जनरल मुशर्रफ की जब गवर्नमेंट खत्म हुई तो अभी सेकंड टाइम फिर वो 4 साल गुजार के आए हैं और बिल्कुल कोई उन्होंने तकलीफ नहीं काटी माशाल्लाह। अपनी हेल्थ वाले मामलात भी हैं। उसके बाद वो एवंस फील्ड में, ठीक है, वो पाकिस्तानी वहां पे बाहर आके ऑपोजिट पार्टी के लोग जो हैं, PTI के लोग, वो शो डालते रहे वहां पे, उनको हैरेस करते रहे, लेकिन वो एक अलग बात है। तो माय पॉइंट इज कि आप उनको क्रेडिट दें कि 2 दफा वो बाहर गए हैं और दोनों दफा ही हैज मेड इट बैक सेफली टू पाकिस्तान, और अब ये अपनी सियासत दोबारा रिज्यूम करेंगे। इसमें क्रेडिट, अच्छा ठीक है राजा साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब का तज्जिया सुना, क्रेडिट किस बात का देना चाहिए? अगर तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर इलाज करवा के मियाँ साहब आ जाते, या अगर वहाँ थे तो सीरियसली अपने इलाज को परसू करते नजर आते और कोई पॉलिटिकल चीज़ें ना होती, और ख़ास तौर पे चलें पॉलिटिशियन है तो जाहिर है वो तो मरते दम तक सियासत करता है, जो कहते हैं ना वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर, वंस अ पॉलिटिशियन ऑलवेज अ पॉलिटिशियन। लेकिन इस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को बदतरीन तनकीद का निशाना बनाना, और फिर आपको याद है जब उनकी तकारीर पे फॉर अ वाइल एक पाबंदी भी लग गई थी, जिस तरह वो मौजूदा आर्मी चीफ को खुल खुल के कहते थे जनरल बाजवा साहब आपने हिसाब देना है। बिल्कुल। तो और अब पता चल रहा है कि वो जो एक्सटेंशन बाजवा साहब को जो दी गई थी तो मियाँ साहब की खास ताकीद थी कि ये इसके लिए वोट करना है आपने। तो ये तजाद क्यों है इतना कि अंदर खाते अप्रोच और है और ऊपर से इस तरह की गिदड़ भपकियाँ? मलिहा, मैं सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करूंगा। नो डाउट ही इज़ इम्पोर्टेंट, 3 दफ़ा के वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड ऑफ कोर्स एक बड़ी जमात है जिसके कि वो रुए रवा हैं, एंड उनके बगैर वो जमात पूरी भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें वो ज़्यादा काबिल गौर हैं, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जिस तरीके से ये लाओ लश्कर लेके निकले थे और सारी GT रोड से होके गुजर के फिर इन्होंने जब बयानिया दिया था, वो ऑब्वियसली मुझे क्यों निकाला का दिया था। उस वक्त ये पूछते रहे क्योंकि उनका इशारा था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे निकाला है। और फिर उसके बाद इन्होंने अपना बयानिया इस हद तक स्ट्रॉन्ग किया और साथ में एक मखसूस जर्नलिस्ट का ग्रुप भी
एनालिस्ट का, फिर साथ में वो मिला लिया, जिसकी वजह से एक नैरेटिव बना दिया कि जो पाकिस्तान की उस वक्त की जो हुकूमत थी जो 2018 में बनी थी, वो शायद किसी इस्टेब्लिशमेंट ने वो सिलेक्ट करके वो सामने लेके आई थी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मियां साहब को भी इस चीज़ का एहसास इस दफ़ा आके हो जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जब भी वो पिछली दफ़ा आते रहे, पहले वो जब भी पाकिस्तान में आए हैं तो उनको एक ह्यूज फॉलोइंग मिलती रही है, लोग उनके लिए बाहर निकलते रहे हैं। अगर पूरे मुल्क में ना सही, एटलीस्ट पंजाब में या लाहौर में रोड पे या लाहौर में जरूर निकलते रहे। बिल्कुल, लाहौर गढ़ था। लेकिन ये है कि अब शायद वो सबका सब जो पॉलिटिकल फैब्रिक था पाकिस्तान का और वो जो पॉलिटिकल सोच थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इस दफ़ा गालिबन इनको अपनी जो पार्टी है और अपने जो नैरेटिव्स हैं उनकी हकीकत का पता चलेगा। पहली बात तो ये है कि अगर नैरेटिव्स की बात की जाए, पॉलिटिकल बयानिए की बात की जाए, तो इस वक्त तो उनके पास कोई भी पॉलिटिकल बयानिया नहीं है। उनकी नज़र में हमेशा से वो बार बार क्यों रिजॉर्ट करते हैं उसी पुराने बयानिए को, जिसमें कि वो दो जर्नैल हों, उनके ऊपर वो बात करते रहें। ये एक पाकिस्तान में सितम ज़रीफ़ी है कि पॉलिटिशियंस को और कोई ना मिले तो वो जर्नैलों के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि बस ये बयानिया बड़ा स्ट्रांग बनेगा। पहले बातें और थीं, आज वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो रिजॉर्ट नहीं कर सकते उसमें। फिर क्यों उनका नाम ले रहे हैं? मतलब मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जनरल बाजवा अगर इतने बुरे थे, मैं तो हर तरफ ही कहती हूँ, मतलब ये ठीक है, पीटीआई को ये शिकवा है, कल तक इमरान खान कहते थे कि जनरल बाजवा से अच्छे आर्मी चीफ और कोई नहीं, और उसके बाद आर्मी चीफ पे जाहिर है उनको एतराजात थे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी खान साहब। मैं ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी बात की पहले, और उन्होंने खोल के बात बयान कर दी, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि दे वांटेड टू रिजॉर्ट टुवर्ड्स द सेम नैरेटिव वंस मोर, लेकिन ये है कि फौरन से जब उनकी तस्हीह की गई 24 घंटे के अंदर अंदर उनके जो छोटे भाई हैं जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे, शहबाज शरीफ साहब, वो फौरन से वापस गए और भाईजान से ये कहा कि जैसे ही मामलात दुरुस्त होने लगते हैं तो आप जो हैं वो बिगाड़ने की सूरत ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उनको भी इस चीज़ का अब इतराक है कि अब ये नैरेटिव यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट उसको कतन भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, जब ये दूसरी तरफ आएंगे दूसरे नैरेटिव शेप करने के लिए, जिसमें कि हमें नजर आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि दोबारा से अच्छा पाकिस्तान, दोबारा से बेहतर पाकिस्तान, अब अवाम उनसे खुद ही पूछेगी कि कौन सा अच्छा पाकिस्तान और कौन सा बेहतर पाकिस्तान। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, क्विकली ब्रिगेडियर साहब आपसे एक क्वेश्चन करूंगी। मियां साहब का ये नैरेटिव आप किस तरह देखते हैं जब वो कहते हैं कि जी 2017 में जो पाकिस्तान छोड़ा था, नून लीग के जितने भी स्पोक्स पर्सन हमारे शो में आते हैं वो बार बार ये बात करते हैं कि जी असी ओ पाकिस्तान ले आना है जो 2017 मियां साहब ने छड़िया सी, यानी एक तरह से वो डिसोन कर रहे हैं पिछले 1.5 साल की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। क्या वो नून लीग की हुकूमत नहीं थी? पहले मैं एक जुमला कह दूं, पीछे तो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, मरीम नवाज साहबा की एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने वो एक वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि मज़ामत में फिर के बाद मुफामत, मतलब ये कि उनकी स्ट्रैटेजी ये नजर आती है कि आप अटैकिंग गेम खेलें और ओपोनेंट को अटैक करें और उसके बाद फिर मुफामत की बात करें और मुफामत का कुछ सोल्यूशन निकालें। मैं ये कहता हूं कि शरीफ फैमिली को में एक बात वही आ जाती है नवाज शरीफ साहब को कि अब द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग को उनसे अब सीखे, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि कन्फ्रंटेशन में कुछ नहीं रखा। मेरा ख्याल समझते हैं वो भी, और पूरी पीएमएल लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज में सब कुछ रखा है, सब कुछ मिल जाएगा, मतलब हालात ही आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ये लड़ाई झगड़े से आप परहेज करेंगे। एक तो ये बात। दूसरा जो आपने क्या बात की थी, सॉरी कम अगेन, मैंने ये कहा था, चले मैं ब्रेक के बाद अपना सवाल रिफ्रेज करती हूँ जी। यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे ब्रेक, नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल आते हैं जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। नवाज शरीफ साहब की आमद है और जिस तरह मरियम नवाज साहिबा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती थी कि नवाज शरीफ वापस आएगा लेकिन वो जेल नहीं जाएगा, वो उसको भी जमानत मिलेगी, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करती थी। और आज आप देखिए कि बिल्कुल वाकई ये एक तारीख में एक बड़ा अनयूजुअल केस है कि जहां एक कन्विक्टेड मुजरिम जो कि अदालत ने करार दिया है, आप उस फैसले से इतफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं। जिस तरह मियाँ साहब ने कहा कि जी बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे देखें इकामा मिला था, यानी इतनी सी बात थी जिस पे सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुआ मैं, जबकि उनके ओपोनेंट्स का ये कहना है कि अगर आप मनी ट्रेल दे देते तो ये सारा मामला होता ही ना, कौन सी सजा और कौन सी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आपने देखा कि पिछले 4 साल मियाँ साहब की वापसी का इंतज़ार होता रहा। जावेद लतीफ़ साहब तो बारहा डेट्स अनाउंस करते रहे कि मियाँ साहब फलां तारीख को आ रहे हैं, मियाँ साहब दिसंबर में आ रहे हैं, मियाँ साहब नवंबर में आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक ख्वाबो ख्याल थी बात कि मियाँ साहब वापस आएंगे। हाँ, प्रोटेक्टिव बेल जब अनाउंस हो गई कि मियाँ साहब को अदालत से मिल गई और सारा मामला तय हो गया, तो अब वो अल्लाह अल्लाह करके दुबई तक पहुँच गए हैं और आज आखिरी दिन है उनका पाकिस्तान आने से पहले। पाकिस्तान रवानगी से कबल उनकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं जिसमें ऑब्वियसली अगला लाहे अमल तय हो रहा होगा। तो पूछते हैं जी अपने पैनलिस्ट से कि पाकिस्तान का जो लाहे अमल है वो बैलेट बॉक्स कब तय करेगा? ये इसी तरह से मीटिंग्स में तय हुआ करेंगे अगले लाहे अमल, या फिर कोई प्रैक्टिकली पाकिस्तानी अवाम के वोट की से होगी? जिस तरह ब्रेक से पहले राजा फैसल साहब बात कर रहे थे कि एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है इमरान खान हुकूमत पर, पीटीआई हुकूमत पर, कि जी 2018 में जो इंतखाबात थे वो फौज की मदद से इमरान खान जीते, वरना वो नहीं जीत सकते थे। और अब इस पे कुछ लोग बिलीव करते हैं, इस नैरेटिव पे, कुछ लोग इसकी मुखालफत करते हैं। सिमिलरली मियाँ साहब को फौज ने हमेशा पुश्त पनाही दी, ये एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है उनके मुखालिफिन की जानिब से। अब कुछ लोग इससे इतफाक करते हैं, कुछ इख्तलाफ करते हैं। तो क्या ही अच्छा हो और क्या ही ऐसा हो कि हम कोई ऐसे निज़ाम की जानिब बढ़ें कि जहाँ पर हारने वाले को भी यकीन हो कि वो बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से हारा है और जीतने वाला भी इस एतमाद के साथ आगे बढ़ के अवाम की खिदमत करे कि भाई मुझे अवाम ने अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया है। ये दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। डेवलप्ड वर्ल्ड तो छोड़िए, अपना भारत, पाकिस्तान का करीब तरीन हमसाया भारत जो कि हमारे साथ आज़ाद हुआ, वो मुल्क जिसे हम अपना बदतरीन दुश्मन भी गर्दानते हैं, जो कि है भी। भारत ने हमें बहुत सी वजूहात दी हैं ये समझने के लिए, लेकिन वहीं पे अफसोस की बात है कि वहां पे आप जमहूरियत देखें कैसे फल फूल रही है, वहां पे किस तरह से इलेक्शन का जो रिजल्ट आ जाता है सब तस्लीम करते हैं। वहां पे कोई एक दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात नहीं होते, जिसकी टर्म जैसे पूरी होती है इंतखाबात हो जाते हैं, एवरीबडी एंड्स अप एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि जो जीत जाए वो अलग बेचारा, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं काना होके फिरना, ओ वखरा काना होके फिर रहे होंगे बेचारा, चोर चोर नजराना इतने उतने देख रहे होंगे कि यार शायद मैं गलत ही जीता हूं, चाहे सही जीता हो। और जो हार चुका होता है वो सीना चौड़ा करके कहता है कि जिंदाबाद, अब तो मैं खूब शोर मचाऊंगा। हालांकि ऑपोजिशन का काम होता है कि ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे लोगों की अकाउंटेबिलिटी करें परफॉर्मेंस पे। ये नहीं होता कि अगले इंतखाबात की रट लगा दें और उसके बाद जो कुछ आपको पता है पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा। ब्रिगेडियर साहब वापस आपकी तरफ आते हैं। मैंने आपसे सवाल ही पूछा था कि नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम इस वक्त कमाल महारत से अवाम के जहनों से महव कर देना चाहते हैं, डिलीट कर देना चाहते हैं उस 1.5 साल के अरसे को जो पीडीएम की हुकूमत रही, जिसमें अब वो पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। जब इख्तिदार में इकट्ठे थे तो फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन आज वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी सारे मजे करके तो अब साइड पे हो गई है, हमारी अकेले की तो हुकूमत नहीं थी। तो ये मैंने आपसे पूछना था कि क्या ये अवाम के साथ फेयर है, क्या ये अवाम के साथ जायज़ है ये बात करना कि आप 2017 तक की बात करें और उसके बाद जो जो फॉलीज हैं आपकी परफॉर्मेंस में, जो जो लैप्सेस हैं, आप उसको डिसोन कर दें? लेकिन जी पहली बात है कि 2017 में अगर पनामा का वो तमाम इंटरनेशनल लेवल पे रेवोल्यूशन ना होती तो शायद पनामा केस ना चलता और नवाज शरीफ साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो ना करता अपना डिस्क्वालीफाई। तो वो तो इट वाज बिकॉज ऑफ द पनामा केस वो हो गया और यहाँ पे केस चला जी। और लेकिन एक बात वी मस्ट एडमिट कि जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी 2013 से 2018 तक, जिसमें फिर बाद में खाकान अब्बासी साहब बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो
तो उसमें ये हम माने कि पाकिस्तान में some good things did happen, बिजनेस एक्टिविटी भी हुई थी, आपका जो जीडीपी ग्रोथ है अबाउट 5.5%, और कीमतें जो थी इतनी टॉलरेबल थी, एनर्जी के काफी मसले मसाइल जो हैं वो हल हो गए थे। तो ये तो क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब को फिर ब्रेक आ गया और उनको जाना पड़ा 1-1.5 साल पहले, तो ये तमाम उनके जेहन में अभी तक वो हार्ड फीलिंग है। और क्यों नहीं वो ऑन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 17 महीने जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, वो हम कह तो सकते हैं कि उसमें प्राइम मिनिस्टर तो अपना पीएमएलएन के थे, इंटीरियर मिनिस्टर भी पीएमएलएन के थे, लेकिन जनाब और फाइनेंस मिनिस्टर भी पीएमएलएन के, ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो तो पीपल पार्टी को दी थी, लेकिन सारी जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग थी वो तो अपना पीएमएलएन की लीडरशिप कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब और उनके बाकी रफका जो है। द पॉइंट इज कि इस 17 महीने में बाकी हालात इकोनॉमी के हवाले से, लोगों की वेलफेयर के हवाले से, कीमतों के हवाले से, और ये बिजली के जिस वक्त बिजली बढ़ी है और लोगों में जो परेशानी आई है, एक सोशल टर्मोइल जो आ रहा है पाकिस्तान में, वो जारी बात है वो उस दौर को इसलिए ऑन नहीं करेंगे पीएमएलएन पे। अब वो नवाज शरीफ साहब को जब वापस आ रहे हैं, उनका रिटर्न है, तो वो अगर उसको बयानी को लेके आएंगे या उसका जिक्र करेंगे तो उसमें तो फिर उनके मामला खराब हो जाएंगे। नहीं, तो लेकिन ये उनकी मर्जी है ब्रिगेडियर साहब, डू दे हैव अ चॉइस कि वो उसको। आई एग्री विद यू। देखिए उसका बात वही जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अभी जब इंशाल्लाह हमारे ये जनवरी में फरवरी में इलेक्शन होते, जनरल इलेक्शन, तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पाकिस्तान के अवाम जो है दरअसल वही तो है ना जो 24 करोड़ अवाम है, सारी बात है, जिन्होंने वोट करना है, जब वो वोट करेंगे तो उनकी जो भी फीलिंग्स होंगी, हाउ गुड दे आर फीलिंग अबाउट कि वो 16 महीने में उनके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हालात अब उनके लिए बेहतर हो गए, केयर टेकर गवर्नमेंट के आने के बाद 40 रुपीज के जो पेट्रोल प्राइसेस कम हुई है। मैं समझता हूँ ये 5-6 दिन पहले ये भी गालिबन हो सकता है, मेरा अपना आइडिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने से पहले एक अच्छा रिलीफ दिया जाए अवाम को, ताकि एक गुडविल पैदा हो। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब इसकी एक फ्लिप साइड ये भी तो हो सकती है ना कि एक ये नैरेटिव इनके मुखालिफिन बनाएं, जो कि मेरे ख्याल इतना गलत भी नहीं होगा ये कहना कि जब ये गए हैं तो इनके जाते ही कीमतें कंट्रोल होनी शुरू हो गई। फौज पे तनकीद तो लोग बड़ी खुल के करते हैं, लेकिन ये जो SIFC बनी है और जिस तरह से डॉलर रेट कंट्रोल हुआ, आपको भी पता है बहुत सारी चीजें हम लाइव टीवी पे नहीं बात कर सकते, लेकिन जिस तरह के माफिया को फौज ने भी नकेल डाली है, जो जखीरा अंदोजियां करके बैठे हुए थे लोग, अब जाहिर है कि फौज खुल के उन चीज़ों का क्रेडिट तो नहीं ले सकती, तनकीद तो हो जाती है कि जी मुदाखलत कर दी और सियासत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें अच्छी भी कर रही है इस वक्त बैक एंड पे इस्टेब्लिशमेंट, तो ये तो नून लीग के खिलाफ भी तो जा सकती है ना इलेक्शन की कैंपेन में कि भाई तुसी गए होते मामलात सिद्धे होने शुरू हुए ने। बड़ा फर्क पड़ा है कि पिछले 1.5 महीने में प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो खुद कहा है कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है, जो क्रैकडाउन हुआ और इसके जितने पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और इफेक्ट लोगों तक पहुंचे हैं, कि उसका तो उन्होंने कहा जी क्रेडिट गोज टू द आर्मी लीडरशिप। ये तो बात क्लियर है। अब देख रहे हैं, एक एग्जांपल मैं देता हूं, कल मैं पढ़ रहा था कि 1.5 महीने में सिर्फ बिजली चोरी के मामला में 26 बिलियन रुपीज रिकवर हुए। अब देखें छोटी बात नहीं है, कितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई है, पीटीआई वाले भी थे, पहले भी थे, पीएमएल वाले, कभी हमने तो इस किस्म की चीजें सुनी नहीं है। और ऑब्वियसली डॉलर आप देख रहे हैं कि स्लोली इट इज कमिंग डाउन और कीमतों में कमी आई है। देखें जो चीनी थी, अब मैं कल पढ़ रहा था कि यूटिलिटी स्टोर जो है वो चीनी के टेंडर कर रहे हैं, तो 135-140 रुपए केजी की बात हो रही है। कहाँ 6 हफ्ते पहले वो 200 रुपीज क्रॉस करी थी चीनी पर केजी। तो अवाम को देखे ना, अवाम क्या इंटरेस्टेड है, अवाम इंटरेस्टेड है कि चाहे मलिया हाशमी हो चाहे ब्रिगेडियर फारूक हो, भाई जो हमें रिलीफ देगा, हमारी क्वालिटी लाइफ बेहतर करेगा, हम उसको वोट करेंगे, वोट देंगे, बात खत्म। अच्छा राजा फैसल साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, इसमें तो कोई शक नहीं कि जाहिर है 40 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी हुई तो उससे आम आदमी से लेके जो खासुल खास जो एलीट है उनको भी एक सुकून का सांस मिला, और जाहिर है गरीब आदमी को तो ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। सो इससे ऑब्वियसली अच्छा तो हुआ, लेकिन वो क्या एक मशहूर लतीफ़ा था ना कि 5 लोग थे, वो एक सर्टन कास्ट से उसको मंसूब करते हैं, तो मैं वो कास्ट का नाम नहीं लेती, कि 5 लोग होते हैं तो मिल के 5 दोस्त प्लान करते हैं कि हम ना ऐसा करते हैं कि कारोबार शुरू करते हैं कैब सर्विस, कि हम लोगों को सवारी दिया करेंगे और पैसे कमाएंगे। वो अल्लाह के बंदे, एक ही गाड़ी थी, 5 बैठ जाया करते हैं
और सारा दिन घूम घूम के कहते हैं उसे की करिए जी सवारी नहीं लभदी। अब मसला ये कि इधर से कान पकड़ें तो उधर से खराब, उधर से पकड़ें इधर से। 40 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेकिन गैस की कीमतों में देखें 100% से भी ज्यादा इजाफे की जो शुनीद है। तो आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? मियाँ साहब ने ते छोटे मियाँ साहब ने कपड़े बेच के अवाम नू जेड़ा सस्ता आटा दिलाना सी, तो हाउ कैन दे नाउ डिसओन दैट पीरियड ऑफ टाइम? नहीं देखें, जो करंटली चीज़ों की कमी, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को जाता है, बिकॉज करंटली ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग एंड ऑफ कोर्स द इनिशिएटिव्स व्हिच वर टेकन, स्पेशली जो क्लैंप डाउन हुआ था डॉलर बाहर लेके जाने वालों पे, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इनिशिएटिव था, एंड उसको इंडोर्स करना चाहिए। और जिस तरीके से ये लूट मार का बाजार गर्म था जो, और जिनको के लोगों को, काफी सारे लोगों को पकड़ा भी गया, फिर नैब ने भी बहुत अच्छा काम किया पिछले दिनों में। इस सारे एनवायरनमेंट ने एक डिटरेंस क्रिएट की। उस डिटरेंस क्रिएट होने के तनाजुर में हम ये देख रहे हैं कि अचानक से सारी की सारी जो चीजें हैं वो काम डाउन हो रही हैं, जो कि पिछले, इससे पहले जो 15 महीने की हुकूमत थी, उस 15 महीने की हुकूमत में ऑब्वियसली वो दावे जिसमें कि कपड़े बेच के लोगों को आटा देने वाले जो दावे थे वो तो पूरे नहीं हुए। हाँ, उल्टा जो पहले से फैसिलिटेशंस लोगों को दी हुई थी उन्होंने वो भी खत्म कर दी थी। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को क्रेडिट जाता है कि वो छोटे से टाइम में उन्होंने एक ऐसी डिटरेंस क्रिएट कर दी जिससे कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गई, और साथ में ये है कि डॉलर भी जो कि बिफरा हुआ था उसको भी वापस लेके आ गए। यहाँ एक बात की गई पिछले दौर की जब आप बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर की, तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे जिसकी वजह से कि उनके दौर में हमें ऐसे लगता है कि जैसे इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, हालांकि जो डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बहुत बुरी हालत में वो छोड़ के गए थे, और हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि वो क्या फैक्टर्स थे? एक फैक्टर था स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। बेशक 30 सीटें थी एक पार्टी की, एक मखसूस पार्टी की, पीटीआई की, लेकिन यह है कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी, उन्होंने उनको चैलेंज दिया, एंड ऑब्वियसली दे वर क्लेमिंग द यंग वोटर, जिसकी वजह से एक डिटरेंस क्रिएट हुई थी पीएमएलएन एज अ पॉलिटिकल पार्टी के लिए। फिर साथ में दूसरा एक और फैक्टर था, आपको याद है कि अचानक से पूरी दुनिया ने यह फैसला किया ओपेक की तरफ से कि जो पर बैरल उसकी जो कीमत है वो अचानक से ड्रॉप की गई थी। इसी वजह से 2 महीने बाद जाके पाकिस्तान में अचानक से पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत को कम किया गया था। एंड पेट्रोल डीजल क्योंकि रसद में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसके तनाजुर में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हुई थी। और अगर दूसरी चीजें देखी जाएं तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई थी सीपैक के बहुत से ऐसे जो काम थे, 25 से 30 बिलियन डॉलर उस वक्त पाकिस्तान में लगा था। सो ऑब्वियसली ये सारे जो फैक्टर्स थे, लेकिन आज वो फैक्टर नहीं है। आज बेचने के लिए उनके पास क्या है? आज तो बेचने के लिए अवाम को तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, 15 महीने की उनके भाई की हुकूमत, जिसमें के बहुत सी ऐसी चीजें, और पिछली इनसे 15 महीने से पहले की जो हुकूमत थी, 3.5 साल की हुकूमत, वो उनके साथ तो वो हुई कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन थे, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। 2 साल तो कोरोना में गुजर गए, ठीक है, तो उनके पास तो फिर भी कुछ ना कुछ एलिबाई है, कुछ ना कुछ को कॉरिडोर है कि जिसमें को वो घुस सकते हैं। लेकिन इनके पास तो इतना बड़ा एक कार्ड है राजा साहब कि मुझे लगता है कि शायद पूरा पाकिस्तान इनके पीछे चल पड़े। जन्नत का टिकट। हाँ, आप देखें कि इनके कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं जो बाकायदा कह रहे हैं कि अगर आप हमारे पास चल के आए हैं तो आप तो जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे, पर जे तुसी मियां साहब नु रिसीव करन लाहौर पहुंच गए तो फिर ते थोड़ा जन्नत दा टिकट पक्का है। ब्रिगेडियर साहब, इजराइल जो जारहियत दिखा रहा है फलस्तीन पे, उस पे सवाल करने से के साथ साथ आपसे जरा जन्नत के टिकट का पूछ लें, क्योंकि आप लाहौर में ही मौजूद हैं। आपने अप्लाई कर लिया जन्नत के टिकट के लिए? नहीं, देखिए बात यह है कि हमें अपने पॉलिटिकल कल्चर को समझना चाहिए। यहाँ गिमिक्स भी बहुत चलते हैं, पॉलिटिकल गिमिक्स चलते हैं। जो जन्नत के टिकट की आप बात कर रहे हैं वो मैंने वीडियो देखी, उसके बाद एक और हमारे रिलीजियस लीडर है, मोटरसाइकिल भी आप जी, मोटरसाइकिल भी, एक और रिलीजियस लीडर है, उनकी भी वीडियो आ गई, उन्होंने बिल्कुल उल्टी बात की, ठीक है ना जी। सो ये पॉलिटिकल गिमिक्स और ये चीजें चलती है। अब कल मिसाल के तौर पे हम इंतजार कर रहे हैं कि कल 1-2 हेलीकॉप्टर होंगे जो कि पूरे लाहौर के ऊपर फूल, गुलाब के फूल जो हैं वो बरसाए जाएंगे। बहारो फूल बरसाओ। देखिए इस वक्त जो पार्टी है, अंडरस्टैंड करें, इस वक्त पीएमएलएन जो है, इनकी लीडरशिप, दे आर राइडिंग अ वेव, और वेव का भी क्रश, द लीडर इज कमिंग बैक आफ्टर 4 years, तो उनमें एक यूफोरिया है।
उनमें एक एक्साइटमेंट है कि पार्टी को हमने अब दोबारा गैल्वनाइज करना, मोबिलाइज करना है, अपने तमाम वोटर्स को वापस लेके आने, जो भी तरीके इस्तेमाल किया जाए, साइकोलॉजिकल तराने हो, जो भी हो। आज रात को मेरा ख्याल है मीनार पाकिस्तान कवाली नाइट भी है, ताकि लोग क्या बात है, क्या बात है, देखे ना मतलब। और अब देखते हैं कि कल शाम को क्या टर्नआउट होता है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान का फोकस जो है वो मीनार पाकिस्तान पे है। वैसे आपको पता है पिछले 10 साल में जो 4 जलसे हुए मीनार पाकिस्तान में, डॉक्टर कादरी साहब का पीटीआई के 2 वो तो मैंने अटेंड किए हैं, और चौथा पीडीएम का था 2 साल पहले। इट वाज नॉट अ गुड, उसकी अटेंडेंस अच्छी नहीं थी। अब देखते हैं कि ये चले, वैसे ये तो हम सबको ही करना चाहिए। अगर कामयाब होते ही नहीं, कल ही पता लगेगा। जन्नत का टिकट मिल रहा है फिर तो राजा साहब वी माइट एज वेल टेक अ चांस। अच्छा, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन CG 1 to 5। अच्छा, हाँ वाकई वैसे है ना, मोटरसाइकिल मिले और बिरयानी और कीमे वाले ना। अच्छा, और ऊपर से ऑब्वियसली आई हेल फ्रॉम लाहौर, तो हम लाहौरियों को तो वैसे ही कोई बता देना कि बिरयानी मज़े की है, कोई अच्छा खाना तो ऊंची साड़ी कमजोरी है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले और आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करने से पहले क्विकली आप लोगों का लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी जी। इजराइल की जारहियत चल रही है फ़लस्तीन पर, ये मशरिक़ वुस्ता में जो डेवलपमेंट है, राजा साहब आप इसको पाकिस्तान पे किस तरह असरअंदाज होता हुआ देखते हैं? देखिए, आई सी इट क्वाइट डिफरेंटली। इससे पहले पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली वो रिकग्निशन ऑफ इजराइल, जिसको कि पाकिस्तान हमेशा से नहीं इंडोर्स करता रहा। लेकिन ऑब्वियसली मशरिक़ वुस्ता में कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हमारे दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं, जिनके उस कैंप में होने से हमारे लिए ऑब्वियसली एक ऐसी सिचुएशन थी कि हम उनको ना नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब इस सारे तनाजुर में अब ये हो गया है, जैसे कि आज मैं एक बयान पढ़ रहा था MBS की जानिब से, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने क्लियरली एक बयान दे दिया है कि नो मोर टॉक्स विद इजराइल। और दूसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि द ओनली सोल्यूशन इज 1967 वाली जो बाउंड्रीज हैं, गो बैक टू देयर एंड दिस इज व्हाट दे। और 1967 की जो बाउंड्रीज हैं वहां पे जाके 2 स्टेट सोल्यूशन है। दिस इज द वेरी थिंग विच पाकिस्तान हैज बीन हाईलाइटिंग। तो अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और वो अहम कंट्री जिनको के हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, वो सारे के सारे एक पेज पे सेम पेज पे हैं। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। एंड बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, योर लास्ट वर्ड बिफोर वी। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अब फॉर मेनी इयर्स टू कम, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, पाकिस्तान के अंदर जो प्रो इसराइली लॉबीज हैं वो सबको मालूम है, मीडिया के अंदर भी हैं। मेरा ख्याल है कि वो अब सर नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो वहां पे मजालिम हो चुके हैं, 5,000 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और 20,000 के इंजर्ड। और लेकिन अफसोस का मुकाम ये है, शॉकिंग ये है कि जनाब वेस्ट इज कोलूजन, और OIC हो गया, अरब लीग हो गया, कोई सीज फायर कराने में कामयाब नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ह्यूमैनिटेरियन पॉज का वो भी उसको वीटो किया क्या। अब जाके जो इजिप्ट माना है कि हम वो रास्ता खोलेंगे, एंड गुड जॉब पाकिस्तान। हमने ह्यूमैनिटी, हमारी और टर्की की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड इज द फर्स्ट टू अराइव ऑन दिस इजिप्शियन बॉर्डर, जो कि गाजा में अंदर जाएगी। और मैं एक लास्ट बात कह दूं, मैं एक लास्ट बात ये सुन ली, क्योंकि आप भी लाहौर से तो आप खुश होंगे सुन के। आज मैं GCU एक सेमिनार में गया था, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। I was so delighted to be part of a walk for the in solidarity of Palestine, led by the Vice Chancellor. और उन्होंने ये कहा VC साहब ने कि हर रोज 11 बजे GCU यूनिवर्सिटी लाहौर में ये वॉक होती है स्टूडेंट्स की और फैकल्टी मेंबर्स, ताकि उनका जब तक ये मामला रुकेगा नहीं होता। बिल्कुल सही। बहुत मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि भाई एक दिन ऐलान कर दे, जिस तरह हम 5 फरवरी को कश्मीर के लिए करते हैं, 5 अगस्त को कश्मीर के लिए करते हैं, सही, ये दिन बिल्कुल ठीक, पूरे पाकिस्तान में इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। राजा फैसल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले की जानिब बढ़ेंगे और ज़रा कानूनी राय लेंगे। एक माहिर कानून हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून, हु इज़ नोन टू कॉल अ स्पेड। वो माशाल्लाह हमेशा सीधी बात करते हैं, लगी लिपटी रखे बगैर, चाहे सामने शख्स कोई भी है, सियासतदान कोई भी है। सो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा मियाँ साहब और खान साहब का ये जो अभी मुकाबला चल रहा है, ये किस हद तक फेयर है। मियाँ साहब को जो प्रोटेक्टिव बेल मिली है, इसके आगे व्हाट अवेट्स फॉर मियाँ साहब, इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब की वापसी होने वाली है, उनकी आमद है और अब लाहौर में क्या मंजर होगा। मियाँ साहब की वापसी के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से हमने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस देखी तैयारियों के हवाले से, सो मच सो के स्कूल के बच्चों को भी हमने देखा कि वो बॉटल्स पे नवाज शरीफ साहब के बाकायदा स्टिकर्स और रैपर्स जो थे वो रैप करते हुए नज़र आ रहे थे। और जाहिर है कि खुद से तो नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी तादाद में वो बॉटल्स बच्चों को थमाई गई थी, तो डेफिनेटली ये टीचर्स ने ही कहा होगा। अब टीचर्स को किसने हिदायत जारी की, यानी ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है मियाँ साहब के हक में कि अवाम में उनकी मकबूलियत को किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक इग्नाइट किया जा सके। अब वो नवाज शरीफ साहब जो लाहौर कभी उनका गढ़ होता था, जीटी रोड नून लीग से मंसूब की जाती थी, पीपल्स पार्टी क्या कोई भी दूसरा हरीफ क्या किसी की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं होती थी, आज बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है नून लीग को और उनके हमदर्दों को कि वो किसी तरह से दोबारा से ज़रा नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जो है उसका अलम बुलंद किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ नून लीग का सबसे बड़ा कंपेटिटर जो इस वक्त पंजाब में और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में है, उसमें जो तोड़ फोड़ जारी है, जिस तरह से इमरान खान साहब इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और मियाँ साहब की पाकिस्तान वापस आमद है, ये वो बात है जो इमरान खान बहुत अरसे से बताते आ रहे थे गिरफ्तार होने से दूर पहले कि ऐसे 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 होगा। और फिर हमने मरियम नवाज साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी जिसमें वो कहती थी कि नवाज शरीफ वापस आएगा लेकिन वो जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। सजा याफ्ता मुजरिम अदालत से डिक्लेयर हो जाने के बावजूद हिफाजती जमानत मिल जाना ये कानून की दुनिया में एक ऐसा मार्का है जो पहली दफ़ा हम अपनी होश में होते हुए देख रहे हैं। बात करते हैं जी, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के मुमताज़ माहिर कानून जो लॉयर हैं, आप बड़े ज़बरदस्त केसेस अपनी सारी ज़िंदगी सारे करियर में फ़ाइट करते आए और सियासी तज्ज़िया निगार भी आप जो हैं ज़बरदस्त हैं, जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। राजा साहब, आज ज़रा आपका सियासी हैट और कानूनी हैट दोनों पहन के हमें तज्ज़िया करके बताएं कि मियाँ साहब की वापसी को आप किस तरह देखते हैं। मियाँ साहब की वापसी, अदरवाइज अभी आपने मरीम बीबी की बात की कि उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब आएंगे और वो अरेस्ट भी नहीं होंगे, तो गालिबन ये बात उन्होंने जिस वसूख से कही थी, तो मियाँ साहब जो आ रहे हैं, कल जो उन्होंने दरखास्त दी जिस जमानत की आप बात कर रहे हैं कि जी कहा गया कि हम कोर्ट के सामने सरेंडर करने आना चाहते हैं, जबकि यही बात टोटली गलत है क्योंकि वो तो लंदन से कहते आ रहे हैं कि मैं तो चौथी दफा मुल्क का वजीर आजम बनने जा रहा हूँ। वो कहीं नहीं कह रहे थे कि जी मैं जाके अदालती सिस्टम में अपने केसेस में फाइट करूंगा और जवाब दूंगा कि जी वो जो एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स हैं उसकी रसीदें दिखाऊंगा, उसका मनी ट्रेल दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जी कौन से वो जराए हैं जिनकी उन्होंने बात की थी। वो तो आ रहे हैं बनने के लिए वजीर आजम। तो जब आप वजीर आजम बनने के लिए आ रहे हैं तो आपने एयरपोर्ट से अदालत आने में शायद इस्लामाबाद अगर उनका जहाज रुकता है तो 1 घंटा लगता है, तो शायद ये तो सोचा गया कि नहीं 4-5 दिन तो लग जाएंगे, 4 दिन 24 तक का इनको वक्त दे दिया जाता है। और जो जिसकी एक बात मैं आपको बताऊं, आपने चूंकि कानून के स्टूडेंट की हैसियत से भी मैं इंट्रोडक्शन कराया, जी। हमारी जो जितनी भी स्टडी है या जितना भी 30 साल का कैरियर है उसमें कोई ऐसी नजीर आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें एक कॉन्विक्ट जो कि मफरूर है, मफरूर किसका है, नैब का मफरूर नहीं है, वो अदालतों का स्टेट का मफरूर है। और जो ये बात की जा रही है कि जी नैब को उसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए, नैब को गिरफ्तारी तब चाहिए होती है कि जब उसने तफ्तीश करना हो। अब तो तफ्तीश के मराहल खत्म हुए, ट्रायल हो गया, अपील आ गई, अब अदालत ने नैब से पूछने की बजाय वो रिकॉर्ड देखना था जो उनके सामने है, और उनके सामने रिकॉर्ड उनका अपना ही है कि हमारी ही अदालत ने इन्हें समन किया, ये नहीं आए, रिपोर्टें मंगवाई, लंदन से मेडिकल आया जिसको हमने रिजेक्ट किया और हमने इन्हें मफरूर डिक्लेयर किया। बिल्कुल। तो अदालत ने तो अपना जुडिशियल माइंड इस हद तक लगाना था, लेकिन गालिबन ये देखा जा रहा था कि चलें जी इसी बहाने वो आ तो रहे हैं एक मफरूर,
लेकिन इसके बाद का जो फेस है ना 24 तारीख का, वो नहायत अहम है। अभी तो जमानत उनको सिर्फ अदालत तक आने की मिली है, फिर देखना ये होगा कि क्या उनको जमानत इलेक्शन कैंपेन के लिए भी दे दी जाती है, क्या उनकी सस्पेंशन हो जाती है सेंटेंस की, क्या उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो कि कहती हैं कि दुबई तक वो ट्रेवल कर सकते हैं, सही, वो स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, जिससे अदालतें सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो ये अदालत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। सही। और मैं समझता हूं कि उनकी कोई भी दरखास्त 24 को अगर वो आते हैं तो वो इंटरटेन नहीं होगी जब तक कि वो अरेस्ट होके जेल ना जाएं, जेल से वकालतनामा साइन होके आए, उनका वकील कोई बात करे और फिर ये केस आगे चलेगा। अच्छा, आइन और कानून ये कहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा राजा साहब, ये बताइए, आपने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात की, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सजा मुअत्तली, कि सजा ही खत्म हो जाए। तो जब तक सजा सस्पेंड नहीं हो जाती तब तक प्रोटेक्टिव बेल मिलने की कोई नजीर कानून की दुनिया में आपने इससे पहले कोई केस देखा है, किसी को मिली हो? देखिए मलिया, जो ये प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा वाज़ेह है कि जब किसी शख्स के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हो जाए या अदालत में कोई केस, कोई ट्रायल चल रहा हो, तो वो मफरूर हो, तो वो आके ये कहता है कि जी मुझे इस अदालत तक पहुंचने दिया जाए ताकि मैं अपने केस में, आईने पाकिस्तान जो मुझे एक राइट देता है, मैं उसका दिफा कर सकूं, मैं अपना केस लड़ सकूं। लेकिन जहां पे केस का ट्रायल हो चुका हो, वो केस का फैसला आ चुका हो, कन्विक्शन हो गई हो, उसके बाद अपील भी डिसमिस हो गई हो, तो फिर वो जो ये ट्रांजिटरी बेल है या अदालत तक आने की हिफाजती जमानत है, इसका कॉन्सेप्ट कतन एक नया एक चीज जो आ गई है। लेकिन इसमें गालबन अब अदालतें ये ले रही हैं सहारा कि जी चूंकि नैब ने ये कंसीड कर लिया है, हालांकि नैब के जो एसओपीज हैं उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई भी प्रोसिक्यूटर, मैं खुद नैब में रहा हूं, कि कंसीडिंग स्टेटमेंट किसी भी स्टेज पे नहीं देगा। उस प्रोसिक्यूटर का काम था कि वो अदालत को बताता है कि जी मियां साहब क्या आप ही की अदालत से वारंट्स निकले हैं, ये बेल जंप कर चुके हैं। बहरहाल अब इससे इंपॉर्टेंट फेज 24 को शुरू होगा, जिस पे हम परखेंगे कि आया जो अशराफिया है उसके लिए कानून कुछ और है और एक आम नैब के मुल्जिम के लिए कुछ कानून और कुछ है। और है। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी सवाल राजा साहब, आखिरी मिनट है हमारे पास, इसमें अगर आप बता सकें कि अब जब इलेक्शन में मामलात जाएंगे तो एक तरफ इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे होंगे, अब उन केसेस की सेहत जो भी हो, वो तो जाहिर है साइफर केस हम सब के सामने ही है, सारा मामला, उसमें किस हद तक क्या लाकानूनियत हुई नहीं हुई, वो तो एक बहस जाहिर है कि रोज़मर्रा की बुनियाद पे हम देखते हैं टीवी चैनल्स पर हो रही है। लेकिन ये बताइए कि अगर इलेक्शन का माहौल ऐसा बना हो कि इमरान खान जेल में हो, जिनकी मकबूलियत इस वक्त आसमान को छू रही है, जो कभी नवाज शरीफ साहब की खुद भी ऐसी रही है पाकिस्तान में और बारहा रह चुकी है, जबकि आज केस बड़ा डिफरेंट है, वजीर आजम बनने से पहले उनको हीरो बनाने की जो एक कोशिश की जा रही है, जो कि इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाते थे यही नवाज शरीफ साहब कि 2018 के इंतखाबात जितवाने के लिए पहले इमरान खान को हीरो बनाया गया और फिर वजीर आजम बनाया गया। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि अगर मियाँ साहब की जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो जाती है और खान साहब जेल में होते हैं एंड द इलेक्शंस आर कंडक्टेड? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने बात की कि इलेक्शंस अगर इस अंदाज में कॉन्टेस्ट होते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं कि जी अगर इलेक्शन इस अंदाज में होंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, वो मुल्क में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको खत्म नहीं कर पाएगा। और अगर खाली सस्पेंड होती है सेंटेंस, तो सेंटेंस का सस्पेंड होना, कन्विक्शन बरकरार रहती है, तो वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। जब तक कि वो बरी नहीं हो जाते इस केस से, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और अगर उसको सजा इसलिए सस्पेंड कर दी जाती है कि वो कंपेनिंग कर सके, तो हमने तो देखा कि जी जो लोगों को अदालतें छोड़ रही हैं या बेल पे बाहर आ रहे हैं, उन्हें तंबीह की जाती है कि आप कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी मेयार पे इनको ये तमाम इजाजत दे दी जाती है, तो फिर हम जो 137वें नंबर पे हैं, गालिबन आखिरी नंबर तक जरूर ट्रेवल कर जाएंगे अल्लाह के फजल से। वेरी गुड। राजा आमिर अब्बास साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत नाज़रीन